Hello student, I am Mohammad Saqib Azmi, your biology teacher and I welcome you all my YouTube channel The Bios Planet। तो स्टूडेंट जो क्लास 9th NCERT हम जो बायोलॉजी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं साइंस में, तो उसमें अब तक हमने जो एक्चुअली जो चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि कुछ दिनों से मैंने इस पर वीडियो बनाई नहीं है, तो आज बना रहा हूँ। कुछ चीज़ें याद हैं, कुछ चीज़ें भूल भी जाती हैं कि वो लास्ट टाइम पे मैंने क्या बनाया था। तो लास्ट टाइम पे शायद मैंने वैक्यूल के बारे में आपकी वीडियो बनाई थी। अब हम बात करने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। डायग्राम मैंने ऑलरेडी पहले ही यहाँ पे ड्रा करके रखा हुआ है और आज हम उन सारी चीज़ों को देखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो आखिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इंपॉर्टेंस क्या है सेल के अंदर, और किस तरह से ये सेल की जो मैकेनिज्म है या फिर सेल का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल में से एक है। प्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम बात करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम इनको कह सकते हैं, ये वो सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, कुछ चीज़ों के सिंथेसिस में। फॉर एग्जांपल जैसे लिपिड और प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है, स्पेशली हार्मोन और लिपिड का फॉर्मेशन जो होता है, वहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम जो बात करने जा रहे हैं इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करें। डायग्राम पहले से आपका बना हुआ है। चलो, तो क्या है ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले के आर पोर्टर, नॉट हैरी पॉटर, तो के.आर. पोर्टर ने सबसे पहले 1945 में डिस्कवर किया था। ओके, तो के.आर. पोर्टर ने 1945 में क्या किया था, डिस्कवर किया था। उसके बाद से इस पर बहुत सारी रिसर्च हुई, लोगों ने इसके स्टडी की, डेप्थ में जाके स्टडी की, इनके स्ट्रक्चर को समझा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, चीज़ों को लोगों ने ज़्यादा मैग्नीफाई करके देखा, ज़्यादा अच्छे तरीके से देखा। आज हमें पता है कि ये जो आज हमारे पास जो नॉलेज है, आज जो इस चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि ये ढेर सारे क्लोज मेम्ब्रेन से बनी हुई, इसमें पाउच होते हैं, ढेर सारे पाउच होते हैं जिनको हम सिस्टर्नी करते हैं। यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस ऑलरेडी मेंशन कर रखा है सेंटर में। ओके, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्लोज मेम्ब्रेन का एक जाल फैला हुआ है, एक जाल पूरी तरह से इधर उधर फैला हुआ है। और ये जो जाल है अगर देखा जाए, या इस मेम्ब्रेन क्लोज हो गई है और एक जाल की तरह से स्ट्रक्चर बना रही है। अगर देखा जाए तो एनिमल सेल के अंदर ये वो मेम्ब्रेन होती है जो सबसे लार्जेस्ट मेम्ब्रेन अगर कहीं पे होती है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है। ओके, तो हमें यही सारी चीज़ें समझनी है कि आखिर इसके इंपॉर्टेंस क्या है, ये दिखते कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। वही मेम्ब्रेन है, आपको पता है, यूनिट मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड एंड एसोसिएटेड प्रोटीन की बनी हुई। और अगर देखा जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे सेल में सबसे ज़्यादा डेवलप होते हैं जिनमें लिपिड एंड प्रोटीन और हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। तो इनका रोल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही हमें देख लेना है कि आखिर ये काम कैसे करते हैं और इनका फंक्शन भी समझना है। लास्ट तक जाते जाते इनका फंक्शन समझना है, इनके स्ट्रक्चर फंक्शन दोनों हमें समझने हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये सारे के सारे सेल के अंदर देखा जाता है, जितनी भी सेल होती है अर्थ पे उनमें। तो एक्चुअली मैं बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल होती है, मैंने पहले ही बताया, उनमें वो सेल ऑर्गेनेल नहीं होते जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही देखने को मिलेंगे, बट प्रोकैरियोटिक में तो एक तरीके से देखा जाए आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। और ना सिर्फ आपका प्रोकैरियोटिक सेल में, but also in blue green algae also doesn't have endoplasmic reticulum। तो आपकी बैक्टीरिया की सेल जो होती है एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं, दोनों के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। ओके, तो देखिए एक चीज और है कि इनके पास किस टाइप का स्ट्रक्चर पाया था। देखो, 2-3 टाइप का इनके पास स्ट्रक्चर पाया था। कुछ पाउच जैसे ढेर सारे थैले की तरह से फैले हुए वेव दिखते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। ये एक तो हो गया सिस्टर्नी। 2-3 टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाएगा। फर्स्ट इसमें आपका हो गया सिस्टर्नी, जो मैंने वहां पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, सिस्टर्नी। सेकंड इसमें होते हैं ट्यूबल्स। तो ये हो गए आपके ट्यूबल्स। आप ट्यूबल्स यहाँ पे देख रहे हैं, ये ट्यूब की तरह से स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं ये आपके होते हैं ट्यूबल्स। और थर्ड जो स्ट्रक्चर इसमें होता है वो स्मॉल वेसिकल्स होते हैं,
ये मैं पहले इनको ट्यूबुल्स लिख दूँ। थर्ड वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो यहाँ पे आपका क्या होता है, वो होता है वेसिकल्स। तो ढेर सारे पाउच की फॉर्म में यहाँ पे वेसिकल्स रिलीज होते रहते हैं, यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद डिफरेंट सेल ऑर्गेनल के पास जाते हैं, स्पेशली जो आपका गोल्जी बॉडी होता है। तो ये जैसे चीज़ों का सिंथेसिस हुआ, जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, लिपिड का सिंथेसिस हुआ, हार्मोन बने, ये छोटे छोटे वेसिकल्स की फॉर्म में पैक हो जाते हैं और नेक्स्ट वाले सेल ऑर्गेनल के पास ट्रांजिट हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। अब ये यहाँ से ट्रांसफर होकर गोल्जी बॉडी के बारे में जाएंगे। गोल्जी बॉडी को हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, सिस्टर्नी है, ट्यूबुल्स है और वेसिकल्स है। तो वेसिकल्स को यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो यहाँ पे बतानी है वो आपको समझ में आ गई। तो ये तीन स्ट्रक्चर जो देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे है। उसके अलावा आपको और क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो ढेर सारे राइबोसोम पड़े हुए हैं। आप इनको देखें, ये आपके क्या है, राइबोसोम है। और आपको पता है राइबोसोम जो होते हैं वो 70s टाइप के राइबोसोम होते हैं एंड 80s टाइप के राइबोसोम होते हैं। तो उनमें जो राइबोसोम भी होते हैं ना, वो 2 यूनिट से बने होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट होती है, स्मॉल सब यूनिट। तो 80s वाले की जो लार्ज सब यूनिट होते हैं, जनरली लार्ज सब यूनिट कहाँ पे पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इस तरह से फैले रहते हैं। और जिस पार्ट में अगर हम देखा जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो पार्ट जिसमें ढेर सारे राइबोसोम पाए जाते हैं, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ बना देते हैं। तो उस फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ, ROUGH, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड, वो पार्ट जहां पे कोई राइबोसोम देखने को नहीं मिलता, एकदम स्मूथ सा होता है, तो उसको हम कह देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। और अगर देखा जाए तो थर्ड पार्ट भी आप इसका बना सकते हैं। ये वो वाला पार्ट है जहां से चीजें ट्रांजिट होके दूसरे वाले या किसी गोल्जी बॉडी के पास या किसी चीज के पास, स्ट्रक्चर के पास जाती है, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फर्स्ट आपका हो जाएगा, रफ है तो RER आप लिख सकते हैं, RER। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER हो जाएगा आपका। और ट्रांजिट जो होता है वो हो जाएगा TER हो जाएगा। तो रफ क्यों है, बिकॉज जस्ट प्रेजेंस ऑफ, अगर पूरे के पूरे सरफेस पे क्या होगा, राइबोसोम आके अटैच होंगे, राइबोसोम चिपके हुए हैं उस सरफेस एरिया को, उस सरफेस को क्या करते हैं, ये रफ बनाते हैं। तो रफ होने की वजह से, रफ दिखने की वजह से इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर दिया गया। यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह दिया। और जहाँ पे ट्यूबुल्स और वेसिकल्स पाए जा रहे हैं उसको हम ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह सकते हैं। अब देखो, जो RER होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो उसका देखो फंक्शन क्या है। वहां पे आपका पहले से देख लो राइबोसोम पाया जा रहा है, सिंपल सा मतलब है। आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, आपको ये चीज एक बार में ही समझ जानी चाहिए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब जहाँ पे राइबोसोम है, और जहाँ पे राइबोसोम है वो राइबोसोम का काम होता है, ये किस चीज का सिंथेसिस करते हैं, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ओके, सेकेंड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। तो इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन ये फॉर्मेशन करता था, तो ये किस चीज का फॉर्मेशन करता है, तो ये जनरली लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का फॉर्मेशन, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिपिड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और जो ट्रांजिशनल होता है TER जो होता है, ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये सिर्फ हेल्प करता है ट्रांसफर ऑफ these protein and lipid to the Golgi bodies in the form of vesicles, in the form of vesicles। छोटे छोटे वेसिकल्स को बना के ये क्या करते हैं, उनको सेंड करते हैं, कहाँ पे भेजते हैं, नेक्स्ट मतलब गोल्जी बॉडी के पास या फिर किसी स्ट्रक्चर के पास ये भेजने में
हेल्प करते हैं। ओके, तो जैसे फॉस्फोलिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, वो जो इसमें पैक हो जाएंगे वेसिकल्स की फॉर्म में, सेंड कर दिए जाएंगे। यहाँ पे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन के पास कहीं पे होगा, तो वहाँ पे चले जाएंगे जहाँ पे कन्फर्मेशनल होगा और प्रोटीन या फिर एंजाइम को एक्टिव बना दिया जाता है। ओके, तो ये तो हो गया इसके बारे में, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर के बारे में, और कुछ चीज़ें हैं। चलो अब हम बात करते हैं इनके फंक्शन के बारे में। 2-4 फंक्शन इनके बड़े इंपॉर्टेंट है। लेट मी आपको मैं उसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बचा नहीं है इसमें कुछ, तो मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, सिर्फ पॉइंट की बातें करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ओके, चलो तो अब हम बात करते हैं कुछ इनके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट में ये रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट हो गया इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट में ये रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट आपका हो जाएगा इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट। अभी मैंने बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होके कहाँ पे जाती हैं, गोल्जी बॉडी के पास जाती है। सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनके ऊपर देखने को मिलता है बिकॉज दे हैव राइबोसोम। और नंबर 3 यहाँ पे ग्लाइकोजन का स्टोरेज भी होता है, ग्लाइकोजन का स्टोरेज भी इन्हीं के अंदर होता है, स्पेशली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही ये इनका देखा जाता है। और इनसे बनने वाले वेसिकल्स किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इन्वॉल्व होते हैं बायोजेनेसिस ऑफ, बायोजेनेसिस का मतलब मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, बायोजेनेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियस होता है, उसकी मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन भी कौन करता है, यही आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने वाले कंटेंट करते हैं। तो ये जो है, ये अगर जो आपका न्यूक्लियस जो दिख रहा है, इस न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किसने किया, इसी से निकलने वाले छोटे छोटे जो वेसिकल्स निकल रहे हैं, ये वेसिकल्स जाके आगे किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन भी करते हैं। तो ये आपका फंक्शन था जो मैंने बताया, इनका स्ट्रक्चर था। डायग्राम भी आप बना लें, प्रैक्टिस करते रहें। देखो डायग्राम बहुत टफ होते नहीं है एक्चुअली, तब तक आपको कठिन लगता है जब तक आप अपने हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ते, पेन नहीं पकड़ते और बनाने की कोशिश नहीं करते। एक बार आपने ट्राई कर दिया, उसके बाद सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाती है। चलो अब हम इसको आगे समझने की कोशिश करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को। नेक्स्ट हम गोल्जी बॉडी और रेस्ट पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अच्छे से समझें। इनमें से कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने को ज़रूर बोलें। थैंक यू सो मच।